ओम सभी को। पहला पैकेज किया योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन। उसके द्वारा भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होता है। अब जो दूसरा पैकेज हम करेंगे प्राणायाम का, 8 प्राणायाम भी नियम। अगर कोई क्रिया नहीं आ रही, शरीर की स्थिति ऐसी है कि कोई क्रिया करने की स्थिति नहीं है, तो 8 प्राणायाम करके भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज़्यादा करना आवश्यक है। तो आज हम 8 प्राणायाम करेंगे। सबको पता है हमारे शरीर की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? प्राण शक्ति। ऑक्सीजन बोलो, प्राण बोलो, प्राण शक्ति बोलो। लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट, प्रमुख रिक्वायरमेंट कौन सी है? प्राण शक्ति। और वो प्राण शक्ति अंदर लेने वाली व्यवस्था क्या है? हीमोग्लोबिन। शरीर में अवशोषित करने वाली व्यवस्था कौन सी है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16। और ये अगर नहीं है और ठीक करना है तो क्या होना चाहिए? पाचन ठीक होना चाहिए। गलत बोलने से पहले मैं बोल देता हूँ, कुछ गलत बोलते हैं। हीमोग्लोबिन सही करने के लिए क्या होना चाहिए? अपना पाचन ठीक होना चाहिए। पाचन, शोषण और विसर्जन। तो वही उद्देश्य से हम योग साधना कर रहे हैं। अलग अलग योग साधना जो हम कर रहे हैं उनका आखिरी उद्देश्य क्या है? पाचन, शोषण और विसर्जन। जैसे ही हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होता है, हमारे शरीर में कोई व्याधि या कोई समस्या, कोई डिसऑर्डर नहीं रहती है। और वो पाचन, शोषण, विसर्जन के लिए हम अलग अलग योग क्रिया कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम भले ही योग क्रिया कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, अलग अलग क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसके लिए योग अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मतलब उन क्रिया के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भी क्रिया कल बताएंगे कि जिनको कोई ऑप्शन नहीं है वो आपको योग के अलावा करनी ही पड़ेगी, उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। तो अब शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 8 प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान मुद्रा और डीप ब्रीदिंग करना है। दोनों नासिका से लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। दिन भर कभी भी आपको याद आए, लंबा डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। और मन में एक सकारात्मक चिंतन रखना है। मन में एक सकारात्मक चिंतन रखना है। कौन सा? हे प्रभु, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। हे प्रभु, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ हमें 3 से 5 मिनट करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा हमारे शरीर में प्राण शक्ति, ऑक्सीजन, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में 400-500 ml इंटेक होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में आप करते रहो, 400-500 ml ऑक्सीजन इंटेक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये मात्रा 10-20 गुना बढ़ जाती है। 400-500 ml की जगह 4000-5000 ml तक ऑक्सीजन का इंटेक होता है। और हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। तो केवल भस्त्रिका प्राणायाम भी हम ज़्यादा करेंगे। प्राण श्वासों की श्वास लेना और छोड़ने की जो पद्धति है उसमें भी सुधार करेंगे।
तो भी हमारा आरोग्य सही रहेगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में सकारात्मक चिंतन, क्रिया साधारण समझकर ना छोड़े। डीप ब्रीथिंग आवश्यक है। लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए। जब लेने की कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। छोड़ने की कैपेसिटी पूरी हो तो फिर लेना शुरू करो। इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग करना है। उसमें कोई अलग से मापदंड लगाने नहीं है। 5 बार लेना है, 6 बार छोड़ना है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, ज़्यादा लंबा लेना है, ज़्यादा लंबा छोड़ना है। तो हमारी हीमोग्लोबिन को समय मिलेगा ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए। हीमोग्लोबिन अपने शरीर में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन को समय मिलेगा। जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप छोड़ेंगे, तब समय मिलेगा, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा पर्याप्त मात्रा में, और हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त प्राण ऊर्जा मिलेगी, और 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। आज हमारे मानव के टोटल सेल कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। रुकेंगे कैसे हमारे सेल्स? सबके जितने मानव है, 850 करोड़ है मानव विश्व में, उन सभी के बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है। योग साधना की अलग अलग प्रक्रिया द्वारा हमें उन्हें अपने मूल कैरेक्टर में, मूल कैरेक्टर मैंने भगवत कैरेक्टर, मूल कैरेक्टर कौन सा है? भगवत कैरेक्टर, भगवान जैसा कैरेक्टर। तो उसे हमें ज़्यादा समय भी करना है। दिन में कभी भी आपको याद आए तो आपने डीप ब्रीदिंग करना है। आते जाते भी समय मिलता है तो जानबूझकर डीप ब्रीदिंग करो। बहुत सारा आपको समझ आएगा कि जो छोटी छोटी समस्या थी उनका निवारण हो रहा है। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति का मतलब मैंने समझाया है। कपालभाति माने फोरहेड को चमकाने वाली क्रिया। शरीर की समस्त व्याधि उपाधि को दूर करके चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम क्या है? कपालभाति। केवल नाक से छींकना है और अलग अलग मुद्रा लगानी है। मैंने कल बताया ये कौन सी मुद्रा है? समान वायु, ये उदान वायु, ये व्यान वायु, अपान वायु, और ये प्राण वायु मुद्रा। कोई भी मुद्रा लगाकर आप कपालभाति कर सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, सांस लेना नहीं है, खाली छींकते रहना है, छींकते रहना है। 1 सेकंड में 1 छींक। और कपालभाति खाली पेट, योग साधना खाली पेट करनी है, इतना ध्यान रहे। केवल पेट ऐसा हल्का सा स्ट्रोक लेगा। जो मुद्रा आप लगाना चाहते हो वही लगाए। सबने एक ही लगानी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जिसका पाचन ठीक नहीं वो समान वायु मुद्रा लगाए।
जिसका पेट साफ नहीं होता है वो अपान वायु मुद्रा लगाए, डिटॉक्स होगा शरीर। अपान वायु मुद्रा। मन में एक पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन रखना है। जब हम योग कर रहे हैं तो कहीं बाहर नहीं भटकना है, मन अपना यहीं पर होना चाहिए और मन में एक चिंतन होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स में से हम वायु बाहर फेंक रहे हैं, लंग्स में से वायु बाहर फेंक रहे हैं, तो लंग्स में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून्स है, उनकी शुद्धि हो रही है। तो ज़्यादा वायु लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों के अंदर समाहित होगा। फिर ये वहाँ से हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा और पूरे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों के अंदर ये ऑक्सीजन प्राण शक्ति प्रवाहित होने लगेगी। तो शरीर में कहीं भी कोई कार्बन नहीं रहेगा, मल नहीं रहेगा, संपूर्ण नस नाड़ियों की शुद्धि होगी। तो मन में एक चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। और इसलिए हमें निरंतरता से, जब तक हमारी क्रिया धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाकर 5 मिनट तक नहीं होती है, तब तक लाभ की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाकर मिनिमम 5 मिनट करना है और फिर धीरे 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 बढ़ाकर आधा घंटे तक कपालभाति करना है। मन में और भी एक चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से पूर्ण व्यायाम हो रहा है। उसके अंदर जो भी कचरा है वो अंकुंचन प्रसरण से कचरा निकल जाएगा और एक एक अंग का कार्य भगवान की योजना अनुसार, यानी भगवान ने जो भी प्रोग्राम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसी के अनुसार कार्य होगा। भगवान ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। भगवान के पास जितना भी सामर्थ्य है, जितना गुण कौशल्य है, जितनी बुद्धिमत्ता है, जितना गुण कौशल्य है, जितना ज्ञान है, जितना प्रेम भाव है, सहनशीलता भाव, पूरा डाउनलोड करके रखा है मानव के शरीर में। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पूरा के पूरा दिया है। फिर भी लोग अज्ञान के कारण मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में डिमांड लेके जाते हैं कि मेरा बच्चे का शादी होने दो, 11 नारियल चढ़ाऊंगी, मेरे बेटी की शादी हो 11 नारियल चढ़ाऊंगी। मतलब लालच देते हैं, भ्रष्टाचार, ब्राइब देते हैं, ब्राइब कबूल करते हैं। ये अज्ञान के कारण मैं बताऊंगा क्या काय के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रार्थना स्थल, भक्ति स्थल बहुत सोच समझकर अपने पूर्वजों ने बनाए हैं, लेकिन वहाँ डिमांड लेने के लिए नहीं, रोना लेके जाने के लिए नहीं बनाए। ये अज्ञान के कारण वैसा हो रहा है। वहाँ जाकर एक माँ भी बोलती है, वहाँ जाते एग्जाम के लिए बच्चा जा रहा है, जाते जाते तुम वो मारुति का मंदिर है, वहाँ एक रुई की माला चढ़ा के जाओ। बोला, बच्चा बोलता है कि क्या होगा, फिर अपने पेपर आसान जाएंगे। ऐसे मारुति को विनती करो कि मेरे सब पेपर आसान हो जाए। ये डिमांड लेके, ये हमारे घर वाले ने, हमारे पड़ोसी ने, हमारे शिक्षकों ने यही सब सिखाया है, डिमांड रखना है। डिमांड के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं है। भगवान के पास, भगवान के पास जितना था वो सब दिया है। वो सुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में उसे एक्टिवेट करना है, जागरूक करना है। इसके लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। पूरे जीवन में
सफल और संपन्न जीवन जीने के लिए जितनी भी साधन सामग्री चाहिए थी उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा दिए। अब भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं है, फिर भी अज्ञानवश डिमांड लेके जाते हैं। कपालभाति चालू रखो, खाली सुनने से काम नहीं होगा। पूरी योग साधना में कपालभाति 99% लाभ देने वाली क्रिया है। इसलिए मैं रोज सुबह 10,000 करता हूं। हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो हल्का हल्का करना है। मेरी तरफ देख लो। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। पेट खींचना नहीं है, पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, हल्का सा स्ट्रोक लेगा। हमें केवल छींकना है, छींकने के ऊपर ध्यान देना है। पेट ऊपर खींचना नहीं जानबूझकर, इतना ध्यान रखें। और खाली पेट करना है, और खाना खाने के बाद करना है, तो 4 से 5 घंटे के बाद करना है। और ये करने के बाद खाना खाना है तो आधा घंटे के बाद खाना है। ऑपरेशन की स्थिति में, ऑपरेशन की जो जिस प्रकार का ऑपरेशन है, 6 महीने से लेकर 12 महीने, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक ये कपालभाति नहीं करना है। ऑपरेशन की कौन सी स्थिति है? साधारण है तो 6 महीने में कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ऑपरेशन है तो 1 वर्ष भी लग सकता है, किसी किसी का 2 वर्ष भी लग सकता है, तो उस समय कपालभाति नहीं करनी है। प्रेगनेंसी पीरियड में कपालभाति नहीं करनी है। मासिक धर्म में भी कपालभाति नहीं करनी है। कपालभाति जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। शरीर में कोई भी अकड़न नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यकता है, एक एक सेल की आवश्यकता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। अलग अलग मुद्रा लगाने के बाद अलग अलग पॉइंट का एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? थायराइड। ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट है। थायराइड अपना हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। शरीर के किसी भी अंग में हार्मोन्स की ज्यादा कम हो गया कि वह शरीर का जो अंग जिसमें हार्मोन ज्यादा हो गए या कम हो गए तो वह बीमारी आ जाती है। तो ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है थायराइड। कपालभाति के साथ ये थायराइड का पॉइंट।
फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर सिंहासन, ये 4। थायराइड का पॉइंट समझ गए? कपालभाति करते समय थायराइड का पॉइंट दबाना है। अब हमें डायबिटीज होता है, डायबिटीज की समस्या पैनक्रियाज के कारण होती है कि नहीं? कल देखा, ज्यादा शुगर खाने से या कम खाने से डायबिटीज की बीमारी होती है क्या? जोर से आवाज आना चाहिए। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन देता है, वो इंसुलिन कम ज्यादा देने के कारण बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी। तो यहाँ ये लेफ्ट साइड में है कि नहीं? लेफ्ट साइड में है, तो केवल लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या? ये 2 लाइन है ना, 2 लाइन के नीचे यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है। तो यहाँ पर ऐसे कपालभाति करते समय दबाना है। आधा घंटा कपालभाति होना चाहिए सबके लिए, आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा। तो आधा घंटा में ये सभी पॉइंट 2-2 मिनट दबा के होगे कि नहीं? 2-2 मिनट तक हो जाएगी सभी पॉइंट। देखो ये पॉइंट है पैनक्रियाज का, अगर डायबिटीज की समस्या नहीं चाहिए। पैनक्रियाज कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो खाली लेफ्ट हाथ में ये पॉइंट मिलेगा, खाली लेफ्ट हाथ में। अब हार्ट कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है। हार्ट कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो पैनक्रियाज के ऊपर हार्ट का पॉइंट है। पैनक्रियाज का पॉइंट यहाँ हो गया, तो लेफ्ट हाथ में हार्ट का पॉइंट है। तो हार्ट की समस्या नहीं चाहिए, तो कपालभाति करते समय हार्ट का पॉइंट दबाते रहिए। अरे वो दिखाए या वहां से थोड़े दिखता है, अभी आपका आजू बाजू में देख लो, ये दिखाया ना मैंने, ये ऐसे, या बाद में पूछो, जब क्लास पूरा होगा तब पूछो। पूरा पिक्चर डाला, आज फिर डाल देंगे। नहीं आप, अरे सब लोग मत करो ऐसा, अपना अपना करो। सब ऐसा इधर उधर मत देखो, सब अपना अपना करो ना जरा। ये देखो यहाँ पर हार्ट का पॉइंट है, अपना अपना करते जाओ, बीच में सब लोगों ने नहीं करना ही है। ये अच्छा, सब लोग देख रहे हैं उनकी तरफ। लेफ्ट हाथ में केवल हार्ट का पॉइंट। वो लाइट वाला कौन है? ज्यादा वो लाइट कल चालू नहीं थी तब तो चालू नहीं किया, लेकिन बंद करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ये कौन सा हो गया? हार्ट का पॉइंट। अब लीवर कौन से साइड में? राइट साइड में। तो यहां पर लीवर का पॉइंट है। ये जो उंगली के बाद यहाँ जो लाइन है, ये लाइन के नीचे लीवर का पॉइंट है। तो यहाँ लीवर का पॉइंट दबाना है कपालभाति करते समय, केवल राइट हाथ में। लीवर का पॉइंट समझ गए? राइट हाथ में ये उंगली की यहाँ जो लाइन आई है वो लाइन के नीचे वाला लीवर का पॉइंट है। तो ये लीवर सही रहेगा। फैटी लीवर है या लीवर श्रिंक हो गया है, तो ये हेपेटाइटिस की समस्या, तो ये लीवर का पॉइंट कपालभाति करते समय दबाना है 2-2 मिनट।
पैनक्रियाज, हार्ट और लीवर, समझ में आया। अब अपना आंखों का चश्मा, आंखों की दृष्टि के लिए या देखो दोनों उंगली के बीच में यहां पर अंगूठे से दबाना है। दो आंखें है ना, तो दोनों हाथों में यहां पर ये दो उंगली का ये जो खांचा आ रहा है यहां पर, ये यहां पर ऐसे दबाना है दोनों हाथों में। बाद में पूछो, जिनको भी बिल्कुल ही समझ में नहीं आए बाद में पूछो। ये सीधा दिखाया है, देखो ये दोनों उंगली यहां होता है, यहां। आंखों का समझ गया, दोनों उंगली, पहले दोनों उंगली के नीचे। फिर कान की समस्या, सुनने की क्षमता यहां पर, ये लास्ट वाली दो उंगली के नीचे यहां पर। दोनों हाथों में, दो कान है ना, जो पार्ट एक साइड में है वो एक ही हाथ में, दो पार्ट दो साइड में है तो दोनों हाथों में, ये पर। ऐसे और भी बहुत पॉइंट है, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे कि अपने पास समय नहीं रहता है ज्यादा। अब पूरे पॉइंट दबाने के बाद एक आखिरी पॉइंट है कि को पूरा ये जब पॉइंट हम दबाते ना, तब एक एक अंग के अंदर जो मल है, जो कार्बन है, जो कचरा है, वो निकल जाता है और कहाँ जाता है? किडनी के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है? किडनी के अंदर जाता है। तो आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाना है, तल हाथ के बीच में, तल हाथ के बीच में, यहां पर तल हाथ के बीच में। दोनों हाथों में दो किडनी है ना, लेफ्ट राइट। ये आखिरी वाला पॉइंट है। सब पॉइंट दबाने से क्या होता है? एक एक अंग के अंदर जो कचरा है, कार्बन है, मल है, वो निकल जाता है और वो कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। तो आखिरी वाला पॉइंट ये दबाना है। अभी बहुत सारे पॉइंट है, वो कल परसों बताएंगे। एक आदमी ने मुझे बताया तुरंत, ये जो एक पॉइंट दबाने से अगर किडनी ठीक रहती है तो तंबाकू खाने वाले को किडनी की तो कोई समस्या ही नहीं होगी कि रोज मलते रहते हैं ऐसे। मैं बोला बराबर है, किडनी की समस्या तो उनको होनी नहीं है, लेकिन कैंसर जरूर होगा। खाओ तंबाकू। हमें भी कैंसर हो गया ना, 3rd स्टेज में कैंसर था, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है। नहीं, तंबाकू नहीं खाता था। आप शांति रखो, मैं बताता हूँ जो भी है ना, मैं बताता हूँ। एक एक ने अगर सब बोलने लगेंगे तो क्लास ही नहीं चलेगा। इसलिए कृपा करके आप शांति से बैठो। मैं बता रहा हूँ तो पहले कैसे एकदम 10 बातें कैसे एकदम बताऊंगा जो आपके माइंड में है। इसलिए ऐसा पूछना नहीं है भाई, आप सब पूछो फिर मैं सुनता जाऊं। मैं बोल रहा हूं तो फिर भी आप पूछ रहे, ऐसा नहीं करना है। आप शांति से बैठो। जिनको कुछ पूछना है वो बाद में जब वर्ग पूरा होता है तब पूछो, ऐसा नहीं करना है गलती। ये तंबाकू का जो बात है, हम जब बाहर मतलब 8वीं कक्षा से हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो हम बाहर चले गए और बाहर हमारे यहाँ कोई, हम किराए के रूम पर रहते थे, तो हमारे यहाँ हमारे गांव में तंबाकू तवे पर भूनकर उसकी मछली बनाते थे। मछली बनाते थे, सबको पता होगा, किसी को मालूम नहीं। वो बारीक सी मछली करके उससे दांत मंजन करते थे। तो अब हमारे बाहर जब गए सिटी में, तो हमारे यहाँ कोई स्टोव वगैरह नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, जो गाय छाप तंबाकू है ना, गाय छाप तंबाकू, वो हमारे उस समय ये ट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, बल्ब था, बल्ब, तार वाला बल्ब। वो सुबह उठ के ही एक तंबाकू की पुड़ी उस बल्ब के बाजू में बांध देनी थी।
तो 1-2 घंटे में वो गर्म हो जाएगी, कड़क हो जाती तंबाकू, तो वो हाथ से ऐसे मलनी थी और फिर उसका कचरा निकाल कर जो पाउडर बचती थी कच्चा तंबाकू उससे मंजन करते थे। वो मंजन से हमें कैंसर हो गया, समझ गए। तो तंबाकू खाने से भी होती है, तंबाकू की मशरी लगाने से भी होती है, क्या कैंसर होता है। बहुत सारे कारण हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है तो भी कैंसर होता है। कोई तंबाकू खाना चाहिए या सिगरेट पीना चाहिए या व्यसन करना चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जिस अंग में बारंबार ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर कैंसर सेल बढ़ जाएंगे, ध्यान रहे। उसके लिए कोई व्यसन ही चाहिए ऐसा नहीं है। कपालभाति हो गया और कौन कौन से पॉइंट दबाने वो भी समझ गए। अब हमें करना है बाह्य प्राणायाम, अत्यंत महत्वपूर्ण। मैंने पूरा विश्लेषण किया है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति अनेक प्रकार की शक्ति, अनेक प्रकार के अनुभव अपने कई सारे जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके आती है। तो उनको एक्टिवेट करके, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करके ऊर्ध्वगामी बनाना और वो शक्तियाँ ऊपर उठाकर हमारे शरीर के कार्य के लिए और जीवन के कार्य के लिए उपयोगी बनाना है। इसलिए ऊपर उठाना जरूरी है। उस दिन बताया था मैंने, शक्तियाँ ऊपर उठाने के लिए बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। 51 बार होने के लिए 1 वर्ष लगने दो, 2 वर्ष लगने दो, क्या ये लाइफ लॉन्ग लाभ फायदा है। शक्तिशाली शरीर, मतलब शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी अगर बाह्य प्राणायाम हम ज्यादा करते हैं। 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। कितने बंद लगते हैं बाह्य प्राणायाम में? 3 बंद लगते हैं। अपनी हनुवटी पूरा सांस भरते हैं, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकते हैं, और जब तक बाहर रोकते हैं पेट को छाती की तरफ टाइट करके रखना है। और उस समय क्या होता है, अपनी हनुवटी कंटकूप में लगती है, तो जालिंदर बंद लगता है, तो थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होता है। अपनी नाभि पीठ की तरफ जाती है, उड़ियान बंद लगता है, तो पाचन तंत्र में सुधार होता है। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाता है, मूलबंद लगता है। मूलबंद, तो मूलबंद में हमारा अपान वायु स्ट्रांग होता है। कौन सा? नाभि के नीचे कौन सा है? अपान है कि नहीं? सबको बताया मैंने, अपान वायु है यहाँ पर। तो अपान वायु स्ट्रांग होगा तो हमारा पोषण, शरीर के पोषण, शरीर का शुद्धि कार्यों, शरीर का प्रजनन तंत्र, यौन तंत्र, ये स्ट्रांग रहता है। ये अपान वायु, महिलाओं में जो प्रसूति के लिए सीजरिंग करते हैं ना, तो उसका कारण है अपान वायु वीक है। तो ये अपान वायु स्ट्रांग होता है जब बाह्य प्राणायाम ज्यादा करेंगे। इस प्रकार से जब छोड़ने की इच्छा हो छोड़ देना है। जितना ज्यादा रोकोगे उतना अधिक लाभ होगा, लेकिन ऐसा ना करे कि एक बार रोक दिया तो रुक ही गया दोबारा खुला ही नहीं, फिर आप हॉस्पिटल में, गुरुजी पुलिस स्टेशन में। तो लंबा जरूर करना है लेकिन अपनी मर्यादा में, दोबारा खुले ऐसा। तीन बंद के साथ, कौन कौन से 3 बंद? मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, 3 बंद के साथ ये बाह्य प्राणायाम कितना भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा शक्तिशाली बनना है, जितना ज्यादा धनवान बनना है, वो ज्यादा करना है। धनवान बनने के लिए तो करेंगे सब।
और पेट इतना छोटा होना चाहिए। देखो ऐसा मुट्ठी में आना चाहिए। नहीं तो किसी किसी को 2-2 4-4 लोगों की मुट्ठी पंजे लगाने पड़ेंगे, तब वो होगा, घेरा होगा। बराबर। तो बाह्य प्राणायाम के लिए कोई मर्यादा नहीं है, समझे। कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं है। ये जो भूल भुलैया बनाते हैं पेड क्लासेस वाले कि इतना ही करो, क्योंकि उनको पता है ये ज़्यादा करेगा तो ठीक होगा, महीने का जो 300-500 फीस आता है वो बंद हो जाएगा। तो ठीक होने के लिए हमें ज़्यादा करना है। कोई भी क्रिया है ज़्यादा करे, कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, एक ही ध्यान रखना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। कल अपने यहाँ के याटकर आए कि नहीं आए? आज नहीं आए ना, 3,500 कर दिया एकदम कपालभाति। भले भाई 2,000 करते तो डबल हो गया ना एक दिन में। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। अगर 2,000 कर रहे हैं तो 2,100 करो, फिर कुछ समय के बाद 2,200 करो, फिर 2,300 करो, ऐसा धीरे धीरे बढ़ाओ। अभी अब ये भी होना चाहिए अपना पीछे से ऐसे बराबर मुट्ठी पकड़ में आने चाहिए, ऐसे और पूरा ऐसे नमन होना चाहिए धरती को। किन किन का हो रहा है देखो। हाँ, पहले तो हाथ पकड़ में आ रहे हैं, अंगूठे पकड़ में आ रहे हैं। हाँ, कैरेक्टरलेस है सेल सब। चलो अब करेंगे थोड़ा अग्निसार क्रिया। वो 8 प्राणायाम में नहीं है, लेकिन अग्नि को बढ़ाने के लिए पूरा सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोकते हैं हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। पेट में मल संचय नहीं होना चाहिए। मल संचय होता है और बोलते हैं हम खाते पीते घर के हैं, बीबी का प्यार ज्यादा है। अरे पेट सही होना चाहिए। अग्नि को बढ़ावा मिलता है, अग्निसार क्रिया, अग्नि को बढ़ावा मिलता है। अब जब आप मंडूकासन करते हैं तो मंडूकासन की स्थिति अगर मैं अभी दिखाता हूँ वैसे होती है तो ही आपको डायबिटीज वाले को लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। मत तो वो झंझट में जाओ मत, कपालभाति ज़्यादा करो। देखो इस प्रकार से वज्रासन आप खाली बैठ देख लो। जब हम मंडूकासन करते हैं पहले तो नाभि पर ऐसा हाथ रखा, फिर लंबा सांस लिया, फिर छोड़ दिया। छोड़ते ही पेट को अब अंदर दबाना है, पेट को अंदर दबाना है ऐसे। और अपनी छाती मांडी पर आनी चाहिए और चेहरा सामने। और इसी स्थिति में 15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार डीप ब्रीथिंग करना है। बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है। ऐसे करना है।
नहीं तो वो स्थिति में आते नहीं है और बोलेंगे कि हम तो मंडूकासन कई साल से कर रहे हैं। डायबिटीज की गोली, हाई बीपी की गोली, मैं गारंटी देता हूँ अगर ये क्रिया पूरी हो तो 6 महीने के अंदर गोलियां बंद होनी चाहिए, लाइफ टाइम, पूरे लाइफ के लिए दोबारा गोली नहीं लगेगी। ऐसा अगर बराबर करेंगे। आप मुट्ठी वाला करते हैं, मुट्ठी वाला तो भी मुट्ठी नाभि के दोनों बाजू में रखना है और ये स्थिति ऐसी रहनी चाहिए। वो सांस छोड़ने के बाद अंदर दबाना है पेट को। आप देख लो, बाद में करो, अभी देखेंगे नहीं फिर बाद में गलत करेंगे। अभी देख लो ना। मैं ऐसे डीप ब्रीदिंग करना है 15 बार, फिर 25 बार, 50 बार, 100 बार। और फिर अगर उठेंगे तो मुट्ठी ऐसी रहनी चाहिए, ना कि ऐसी। देखो ध्यान रखो, मुट्ठी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं, ऐसी। अगर घड़ी पहनी है तो हमें समय दिखे, घड़ी पहनी है तो समय दिखे। और वो आसन में से वापस आते भी ऐसी घड़ी दिखे। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होने से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि आसन अगर उतना सही होता है, अपनी छाती मांडी पर आती है तो ही पैनक्रियाज का व्यायाम होगा, लीवर का व्यायाम होगा, अन्यथा व्यायाम नहीं होगा। तो उसके लिए आप कपालभाति ज़्यादा करो, डायबिटीज वाला कपालभाति ज़्यादा करो, फिर मरकट आसन करो। ये दोनों करने से पेट में अंग जो मरकट आसन किया नहीं, क्या होगा ना मरकट आसन का, नहीं किया कभी? हाँ, वो करेंगे। मरकट आसन में पेट का पूरा ऐसा निचोड़ निकलता है। थोड़ा पाँव शांति रखो भाई, थोड़ा शांति रखो प्लीज। नहीं, अभी आप दूसरा करो ना, कपालभाति करो। नहीं, देखो ऐसे गलत मत करो प्लीज, क्योंकि हर कोई अलग अलग क्रिया करना शुरू करेगा तो मैं क्या करूं? हर कोई अलग, कोई ऐसा ऊपर हाथ करेगा, कोई वक्रासन करेगा, कोई मरकट आसन करेगा, कोई हाथ पांव लांबा करेगा। तो करो, मैं बैठता हूँ देखते ऐसे हैं। मैं इसी के लिए आया है क्या? सुनो, ज्यादा सुनना चाहिए बराबर। और केवल आपको करना है तो कपालभाति करते हो, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ऐसे अब इसके बाद हम पहला क्या हो गया है, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर चौथा प्राणायाम कौन सा है? उज्जाई प्राणायाम। कौन सा है? उज्जाई। थायराइड के लिए थायराइड सही होना चाहिए। अगर हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़नी चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन पावर बढ़नी चाहिए, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो हमें ये थायराइड विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए। अब ये विशुद्धि चक्र यानी T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। अगर ये हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, ऊंचाई प्राणायाम कर रहे हैं, हाथ का पॉइंट दबा रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, सिंहासन करेंगे, उसके द्वारा थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेंगे। तो ये प्यूरिफिकेशन सेंटर है, शुद्धि केंद्र है, शुद्धि केंद्र। आचार विचार व्यवहार वाणी पवित्र बनेगी, आचार विचार व्यवहार वाणी पवित्र बनेगी। जो बच्चे ऐसे अटक कर बात करते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऊंचाई प्राणायाम ज्यादा करना है। ये 3 से लेकर 5, 11, 21, 51, 101 बार करना है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले दिन 51 बार नहीं करना है। अच्छा प्रेजेंटेशन, आज प्रेजेंटेशन को जाना है तो पहली बार 51 बार करे तो आवाज ही नहीं आएगी, प्रेजेंटेशन खड्डे में गया। ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये विशुद्धि चक्र के लिए हमें कपालभाति, फिर हाथ थायराइड का पॉइंट, फिर उज्जाई प्राणायाम और फिर सिंहासन।
इतना करना है। तो उज्जाई प्राणायाम कैसा करना है? नाक मुंह बंद रखना है और गले में गला सिकुड़ कर नाक से हवा अंदर जाएगी, आवाज होगा। यह बंद लगेगा, जालिंदर बंद, और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेगा, मूल बंद लगेगा। उज्जाई प्राणायाम में 2 ही बंद लगते हैं। आपको सवाल आएगा उज्जाई प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं? तो 2 बंद लगते हैं, मूल बंद और जालिंदर बंद। उड़ियान बंद नहीं लगता है। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। तो शुरू करेंगे 3 बार। और छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है हर बार। अगर लंबाई साध्य नहीं हो रही तो मैंने बताया छोटा छोटा स्ट्रोक ले लो, ऐसा। जब तक हमें ठीक से नहीं आता है तब तक आप घर में कभी भी 10-15 बार स्ट्रोक लगाइए ऐसे। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा। तो उज्जाई प्राणायाम समझ में आया? कौन से अंग पर इफेक्ट कर रहा है? उज्जाई प्राणायाम कौन से अंग पर ये प्रभाव कर रहा है? अरे थायराइड के लिए हम कर रहे हैं और किसी को बोलना भी नहीं आ रहा है थायराइड के ऊपर। उज्जाई प्राणायाम कौन से अंग पर प्रभाव कर रहा है? तो वही बता नहीं पा रहे। इतना बार बताने के बाद थायराइड ठीक होना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन पावर, अपनी वाणी, अपने आचार विचार उच्चार व्यवहार पवित्र होने चाहिए। प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनना चाहिए। अभी देखो अकेले कर रहे हैं, ये ऐसी गड़बड़ होती है ना तो मजा नहीं आता है। अब सब लोग शांति से सुन रहे हैं तो एक का ही आवाज आएगा तो बराबर लगता है कि आपको मुझे बताओ। तो समझ गए, ये उज्जाई प्राणायाम अपने थायराइड पर इफेक्ट करता है, बराबर। अब उज्जाई प्राणायाम के बाद हमारे कान की समस्या नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम, ऐसे नाक और मुंह बंद करके हवा भरना है मुंह में और हवा का प्रेशर निर्माण करना है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम देख लो इस प्रकार से। कान की तरफ हवा गया गया ना उधर, अच्छा ओपन होता है कान की एक नसें जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो कान के हर सेल के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाएगा और कान की समस्या नहीं रहेगी कभी। करो। सुनने की क्षमता बरकरार रहनी चाहिए। तो कौन सा प्राणायाम करना है? कर्ण रोगांतक प्राणायाम। ज्यादा ही समस्या है तो 3 बार 5 बार 11 बार भी कर सकते हैं। समझ गए? अब इसके बाद थोड़ा सा करेंगे सिंहासन, ऐसे वज्रासन में आओ और जितना जोर से धाड़ना है उतना धाड़ो और दृष्टि नजर यहां रखनी है,
नजर यहाँ भ्रुकुटी में। ये सिंहासन कौन से अंग के लिए किया? बहुत बहुत आभार। चलो अब करेंगे अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम देखो, लेफ्ट आता महत्व जान लो, मैं भी महत्व भी बता रहा हूं तो वो भी जान लो शांति से। ये क्रिया कैसी है? राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से लेना है और फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर वापस राइट से लेना है और राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक आवर्तन हो गया। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक आवर्तन हो गया। ऐसे निरंतर आवर्तन करते जाना है, निरंतर आवर्तन करते जाना है। ये हुआ अनुलोम विलोम। कहीं रोकना नहीं है, अंदर नहीं रोकना है, बाहर नहीं रोकना है, ना अंतर कुंभक है ना बाह्य कुंभक है। लेना है, खाली ध्यान रखना है, लंबा भरना है और लंबा छोड़ना है। इसमें क्या होता है? ये जो बाई नासिका है वो चंद्र नाड़ी है और ये राइट वाली सूर्य नाड़ी है, सबको पता है। तो भगवान ने हमारे शरीर में शरीर का तापमान मेंटेन हो इसलिए व्यवस्था बनाई है। चंद्र नाड़ी से जब हवा जाएगी तब ठंडी बनकर जाती है। तब कौन सी जाती है? अपने को पता नहीं चलता है कि हवा ठंडी बनकर जा रही है, वो इंटरनल ऑटो सिस्टम से होता है। और जब सूर्य नाड़ी से जाती है तो हवा गर्म होकर जाती है, हवा गर्म होकर जाती है, हमें पता नहीं चलता है। और एक समय में एक ही नाड़ी चलती है, एक समय में एक ही, या तो लेफ्ट वाली चलेगी या तो राइट वाली चलेगी। कुछ बीच में समय समय पर दोनों नाड़ी चलती है, लेकिन ज्यादातर एक समय में एक नाड़ी चलती है। अब योग उससे क्या होता है? शरीर में अगर गर्मी आई है, ज्यादा गर्म हुआ है शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, उसे ठंडा करना है तो ऑटो सिस्टम से कौन सी नाड़ी चलेगी? चंद्र नाड़ी, बरोबर। चंद्र नाड़ी चलेगी और शरीर को बैलेंस किया जाएगा, माने तापमान डाउन किया जाएगा। और शरीर के अंदर ज्यादा ठंडक हो गई है तो सूर्य नाड़ी चलेगी। अब ऑटो सिस्टम से सूर्य नाड़ी चलेगी और हवा गर्म जाएगी और शरीर का तापमान नॉर्मल किया जाएगा। समझ में आएगा? एयर कंडीशनर बिठाया कि नहीं भगवान ने? एयर कंडीशनर बिठाया यहाँ पर। अभी आप समझो, ये नाड़ी का कार्य उसमें गड़बड़ हो जाएगी। निरंतरता से 24 आवर्स लेफ्ट वाली माने चंद्र नाड़ी चल रही है तो क्या होगा? ठंडक होने से सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसके लिए दवा देगा, लेकिन बोलेगा नहीं आपका एयर कंडीशनर बिगड़ा है, वो बोलेगा नहीं कभी। उनको पता है कि अगर इनको पता चलेगा कि एयर कंडीशनर बिगाड़ने के कारण मुझे सर्दी, खांसी, दमा हो गया है। कभी कभी क्या होता है, सूर्य नाड़ी ही चलती है 24 आवर्स, फिर गर्मी के विकार होते हैं, एसिडिटी, गर्मी के सब विकार जितने भी वो सब होते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके लिए दवा देगा, लेकिन बोलता नहीं कभी कि आपका एयर कंडीशनर बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करो। तो उसको ठीक करने की विधि अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ऐसे करो। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
रुकेंगे। अब इसका अनुलोम विलोम का और भी फायदा है, वो सुनो शांति से। लेफ्ट से हवा कौन सी जाती है? ठंडी होकर जाती है। राइट से गर्म होकर जाती है। तो हमारे फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है। कितने? 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश, बलून से, छोटे छोटे बलून। हम सांस छोटा छोटा ले रहे ना, इसलिए पूरा सांस पूरे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों में नहीं जाता है। तो ऊपर वाले कुछ वायुकोशों में हवा जा रही है, बाकी के बंद पड़े। तो उसमें कार्बन जमा हो जाता है, उसमें कार्बन जमा होता है। जैसे आपने बाइक है, बाइक अगर 2-4 महीने निकाली नहीं तो क्या होता है? जाम हो जाती है कि नहीं? उसे सर्विसिंग करके ही फिर चलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, वो वायुकोश कार्बन से भरे पड़े हैं, कार्बन भरा पड़ा है। तो जब हम लेफ्ट से लेते ठंडी हवा जाती है, राइट से लेते गर्म हवा जाती है। तो ठंडी गर्म हवा जाने से ऐसा अंकुंचन प्रसरण होता है, मैल टूट जाता है, जो कार्बन है वो टूट जाता है ठंडी गर्म हवा से, अंकुंचन प्रसरण से। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई नट बोल्ट है, बहुत साल से खुला नहीं है, और वो पानी से खुल ही नहीं रहा है, टूटने की कगार आ जाती है। लेकिन वो ही नट बोल्ट अगर आग में डालेंगे, उसको तपाएंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे, तो हाथ से खुलता है कि नहीं? यानी उसके अंदर जो मल था। शांति रखो भाई, शांति रखो। बोलो सब लोग, बोलो, कुछ बोलो। जब पूछते थे तो बोलते नहीं है, जब पूछता हूं तो बोलते नहीं है। जब पूछते तब बोला करो ना। मुझे डिस्टर्ब होता है बात करने में, समझे? ऐसा मत करो। विनती आप, हमारे ज्यादा दिन नहीं है, वो बाकी ये लोग ही लेने वाले हैं। वो लिंक टूट जाती है। देखो, अपने जैसा नट बोल्ट खुल गया, उसी प्रकार से हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन जाम हुआ है, वो कार्बन निकल जाता है और फेफड़ों के अंदर ज़्यादा वायु हम ले सकते हैं। पूरा कार्बन अभी तुरंत नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे हम तो 6 महीने से अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इतना जल्दी नहीं निकलेगा। जो 10, 20, 30, 40 साल में कार्बन जमा हो गए, उसको भी समय लगेगा। आप निरंतरता से अनुलोम विलोम आधा घंटा करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे लंग्स की शुद्धि होगी। ज़्यादा वायु हम लेंगे और ज़्यादा वायु से ऑक्सीजन कौन अब्सॉर्ब करेगा? ज़्यादा ऑक्सीजन कौन अब्सॉर्ब करेगा? बोलो करो यार, बोलो यार, थोड़ा याद रखो। हाँ, कैसा टीचर बनेंगे? हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। ज़्यादा वायु आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर पाएगा और पूरे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और शरीर की ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से हमारे शरीर की समस्त व्यवस्था सही सुचारू रूप से काम करेगी। सभी सेल्स के अंदर पर्याप्त एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और वही हार्मोन्स की निर्मित होगी। तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा। समझ गए? अनुलोम विलोम का लाभ संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स की शुद्धि और 72,72,10,201 नसनारियों की शुद्धि। समझ गए? अब अगला प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। अब भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत और प्रणव जब भी रेगुलर क्लासेस चलते तब ये भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम और प्रणव के लिए किसी को ज़्यादा महत्व ही नहीं देते हैं। वो अपना बिस्तर जमा करने में लगे रहते हैं, मतलब अपनी मैट जमा करते। क्यों जमा करते पता है? उनको पता नहीं है कि भ्रामरी का लाभ क्या है, भ्रामरी प्राणायाम का लाभ क्या है। उसका पता ना होने के कारण वो अपनी मैट गोल डालना शुरू करते हैं। फिर वो ये अपनी प्लास्टिक की थैलियाँ लाती है ना,
तो उसमें खुस खुस आवाज आती है, सामान भरना शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि आपको भ्रामरी प्राणायाम का महत्व ही पता नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, जब हमारा कफ ज्यादा निर्माण होता है, कफ ज्यादा निर्माण होता है, तो कफ कहाँ जमा होता है, यहाँ पर जमा होता है, यहाँ पर जमा होता है। अभी यहाँ पर कफ जमा होने से हमारे ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा क्या? क्योंकि नसनाड़ियाँ जाम हो चुकी है, यहाँ की नसनाड़ियाँ कफ से जाम हो गई है, उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज और इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जितना जाना चाहिए ब्रेन को नहीं जा रहा है, तो ब्रेन कमजोर हो जाता है। ब्रेन क्या होता है? कमजोर हो जाता है। मानव ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है कि हमारे ब्रेन को वो कठिन लगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी हमें क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन जाम होने के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया, तो ब्रेन कमजोर बन गया और इतनी सी चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है कि ब्रेन की कमजोरी के कारण। ब्रेन कमजोर क्यों बन गया? या पूरा कफ भरा है। कफ क्यों भरा? पेट का काम बराबर नहीं हुआ। पेट का काम बराबर ना होने का, अपचन होने के कारण कफ निर्माण हुआ और कफ यहाँ और यहाँ भर गया। तो कफ यहाँ भर गया पूरा, तो ना ब्रेन को, ना बाल को, ना आंखों को, ना कान को, ना नाक को, ना जीवा को ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन सप्लाई किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से होता है। अभी कफ भरा है तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा? तो इसलिए सभी अंगों, बाल सफेद होने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है। आंखों पर चश्मा आएगा, कान की सुनने की क्षमता कम होगी, सूंघने की क्षमता कम होगी, टेस्ट लेने की क्षमता कम होगी, वाणी सही नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा पैक हो गया है कफ से। तो अब वो व्यक्ति जिसका भी कफ जाम हो गया, उसका ब्रेन कमजोर बन जाता है, वो आदमी तनाव में आ जाता है, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बोलते क्या करे, स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस होने की व्यवस्था ही नहीं अपने शरीर में, वो हमारे कारण हो रही है। क्यों हो रही है? तो हमारा मोदी सरकार काम बराबर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? मोदी सरकार काम नहीं बराबर, अपना मोदी सरकार, ध्यान रहे, ये पेट बराबर काम नहीं करेगा तो कब बनेगा, कब यहाँ जमा होगा, तो यहाँ के सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए, अभी बाहर कैसे निकाले, धोया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ भ्रामरी प्राणायाम दिया है। कंपन तैयार करना है, कंपन तैयार करना है। वो कंपन से वहां जो कफ जमा है वो निकल जाएगा। अभी कितना महत्वपूर्ण है, हमने पूरा योग किया और भ्रामरी प्राणायाम किया ही नहीं है, तो यहाँ तो कफ जमा ही रहेगा। इसलिए हमें यहाँ भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51, जितनी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तनाव जितना ज्यादा है उतना कफ ज्यादा है, समझ लेना। और कफ को निकालने के लिए ज्यादा बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो हम देखो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, ये जो छोटा भाग है वो उसको अंदर दबाना है ऐसा। फिर देखो, पहले देखो, यहाँ 2 उंगली रखनी है, यहाँ आंखों के कोने में रखनी है, यहाँ नाक के 2 कोने पर रखनी है, फिर अपने यहाँ मुंह के यहाँ पर ऐसे। ये ऐसे नहीं रखना है, ज्यादातर ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं, हर एक पॉइंट को कंपन मिलने वाला है, ऐसे। पूरा कंपन होगा तो कब पूरा निकलेगा और हमारा यहाँ का जो कार्य है सुचारू रूप से चलेगा, ना तनाव आएगा, ना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ने का कोई कारण ही नहीं है। ये अगर भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करेंगे तो करो, 3-4 बार करो।
कंपन से पूरा कफ निकलेगा, कंपन से पूरा कफ निकलेगा और हमारे यहाँ के जो अंग है उन्हें ब्लड के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाएगा। बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी नहीं आएगी। ये सब बीमारी, यहाँ के जो बीमारियाँ हैं उनका कारण क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन ब्लड के माध्यम से सप्लाई नहीं हो रहा है, ज़्यादा कफ भरा जाता है। पाचन ठीक ना होने से कफ निर्माण होगा ज़्यादा, वो यहाँ जमा होगा, यहाँ जमा होगा और यहाँ दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होगी। यहाँ पर तो कितना मेन कार्य है, मेन कार्य है कि नहीं? यही से कंट्रोल होना है पूरा बॉडी और पूरा जीवन। तो यही पर अगर कफ जमा हो जाएगा, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें छोड़ना नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम करना ही है। कई सारे क्लासेस में मैं देखता हूँ, जैसे बाहर भ्रामरी प्राणायाम का आदेश हो गया, अपना बोरे बिस्तर जमा करने के लगते। भ्रामरी प्राणायाम कोई महत्व ही नहीं है। असल में भ्रामरी प्राणायाम ही महत्वपूर्ण है और उससे भी अगला ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां तो कोई रहता ही नहीं है, मतलब करता ही नहीं है ओम का उच्चारण। और फिर प्रणव स्थिति माने ध्यान की स्थिति। कौन सी स्थिति? ध्यान की स्थिति। ये योग शिक्षक को पता होना चाहिए कि आखिरी जो प्राणायाम है वो सभी प्राणायाम से महत्वपूर्ण है। अगर पूरी योग साधना की है, उन सबका फायदा लेना है, उन सभी क्रियाओं का जो भी फायदा होना है वो पूरा फायदा अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उद्गीत प्राणायाम और प्रणव स्थिति यानी ध्यान की स्थिति में बैठना जरूरी है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जिसको जितना समय है उतना ध्यान की अवस्था। अपने पूर्वज देखो, ऋषि मुनि ध्यानस्थ बैठा करते थे। ध्यानस्थ, ध्यान में बैठने से क्या होता है? ऐप एक्टिवेट होते हैं। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनके अंदर भगवान ने उनका एक एक सेल का कार्य सुचारू रूप से, सहजता से हो, इसलिए 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। वो ऐप तभी एक्टिवेट होंगे जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। ओम का उच्चारण करके 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार करके फिर हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो ऐप एक्टिवेट होंगे और हमारे एक एक सेल का कार्य सहज होगा। हमारे सेल के कार्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक एक सेल का कार्य सही होगा। एक एक सेल क्या निर्माण करती है? हार्मोन्स निर्माण करती है भाई। क्या निर्माण करती है? एक एक सेल के अंदर प्रोग्राम है। आई सेल्स में प्रोग्राम बनाया है कि दृष्टि के हार्मोन्स बने, कान के सेल में सुनने के हार्मोन्स बन जाते हैं, जीवा के अंदर टेस्ट लेने के हार्मोन बनते हैं। पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स क्या बना रही है? हार्मोन्स बना रही है। कितना तो कम से कम ध्यान रखो भाई। ग्लूकोज कहाँ बनता है? ग्लूकोज थोड़े बनता है। पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स क्या बना रही है? हार्मोन्स। और उसी हार्मोन्स पर अपना शरीर चलता है। तो हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। हार्मोन ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना कम होने चाहिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए सभी पूरे शरीर में। तो शरीर निरोगी रहेगा, बीमार नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमें जो उद्गीत ओम का उच्चार, अभी ओम क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड जिस अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होता है उसका नाम है ओम। ओम कोई साधारण चीज नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिस अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित होता है उस अदृश्य शक्ति का नाम है ओम। तो उस ओम मतलब अदृश्य शक्ति को हम यहाँ आह्वान करते हैं। अभी आपको पता है 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। 5 अकेली अकेली काम करेगी क्या? 5 उंगली इकट्ठा होगी तब काम करेगी, मतलब शक्ति एकत्र होगी। अभी किसी लकड़े में कील ठोका जाता है
वो कील अगर चपटा है तो ठोका जाएगा क्या, उधर कील घुसेगी क्या? वो पूरी कील की शक्ति एकाग्र होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाग्र, मतलब टोक बनाया जाता है, टोक। वो टोक में एकाग्र हो जाती है, संपूर्ण कील की शक्ति एक टोक में अंदर एकाग्र हो जाती है। और तो ऊपर से हथौड़ी से टोकेंगे तो कार्य संपन्न होता है, मतलब कील लकड़े के अंदर घुस जाती है। तो कार्य संपन्न होने के लिए शक्ति का एकाग्र होना जरूरी है। क्या है? शक्ति का एकाग्र होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर उस अदृश्य शक्ति को ओम के द्वारा आह्वान करते हैं कि हे भगवान, तेरी कृपा से मैंने योग साधना द्वारा, योगिक जॉगिंग द्वारा अलग शक्ति कमाई है, प्राणायाम द्वारा अलग शक्ति कमाई है, आसन द्वारा अलग शक्ति कमाई है। तो ये अलग अलग शक्तियाँ मेरी तेरी कृपा से एकाग्र हो रही है। ऐसा हम एकाग्र हो जाए, ये आह्वान करते हम किसको? उस अदृश्य शक्ति को। तो इसलिए 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, कितना भी आपको समय हो उतना, और फिर हमारी समस्त शक्तियाँ एकाग्र होती है और हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो ध्यान लग जाता है। क्या होता है? लग जाता है। तो ध्यान लगने वाली क्रिया है, लगाने वाली नहीं है। ऐसे बैठकर कोई बोलेगा ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं होता है। अपने शरीर की समस्त सेल्स ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्ति के बाद शांत हो जाएगी। पर्याप्त खाना मिल गया तो उनके अंदर जो आक्रोश है वो शांत हो जाएगा, और एक समय आएगा कि हमारी समस्त शक्तियां एकाग्र होकर हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। पानी से मछली को बाहर निकाला और मछली को जो खाना अच्छा लगता है वो खाने सामने दिया, खाएगी क्या? खाएगी क्या? तड़पेगी। तो हमारी अपनी शरीर की जो सेल्स है वो आज ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन के अभाव में तड़प रही है, आक्रोश है, इसलिए नींद भी नहीं आती है, आक्रोशित है। तो उनको जब ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा तो वो शांत हो जाएगी, और एक समय आएगा समस्त शक्तियाँ हमारी एकाग्र होकर हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें उद्गीत और प्रणव स्थिति आवश्यक है। 1 मिनट बैठो या 1 घंटा बैठो, लेकिन योग शिक्षक के लिए 5 मिनट दिन में कभी भी ओम का उच्चारण करके हमें 5 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी है। तो हमारे क्या एक्टिवेट होंगे? एक्टिवेट क्या होंगे? ऐप एक्टिवेट होंगे। ऐप क्या? ऐप एक्टिवेट होंगे, ऐप। तो आइए हम ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, और लंबा गहरा सांस भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ये प्रणव स्थिति, ध्यान की स्थिति। इसमें जितना ज़्यादा बैठेंगे उतने हमारे ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे, हमारे शरीर का और जीवन का कार्य सहज बनेगा। जैसे मोबाइल में ऐप डालने से, ऐप एक्टिवेट करने से कार्य सफल सहज बन जाता है, आसान बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का और जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से।
1 मिनट बैठो या 5 मिनट बैठो या 10 मिनट बैठो या 15 मिनट बैठो, जितना आपके पास समय है और अपना जीवन कार्य जितना सहज बनने की अपेक्षा रखते हैं, उतना ज़्यादा समय ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलनाए और हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये 8 प्राणायाम का अभ्यास हुआ। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव, 8 हो गए ना। बीच में 2 क्रिया हम करते हैं, एक अग्निसार क्रिया और सिंहासन और कर्ण रोगात्मक प्राणायाम, ये बीच में किया है। लेकिन 8 प्राणायाम प्रमुख है। कौन से? भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम करने से भी हमारा शरीर का आरोग्य सही रहेगा, हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही रहेगा। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से एक एक सेल को 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचेगा और वहाँ ज्वलन होगा। इंसुलिन के माध्यम से एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और प्रोग्राम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। तो कार्य वही होगा जो भगवान ने प्रोग्राम किया है, गलत कार्य नहीं होगा। गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे आंखों में कैटरैक्ट बन रहा है तो क्यों बन रहा है? आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। आई सेल्स कैसे है? कैरेक्टरलेस। आज अगर हम बीमार हो रहे हैं, किसी न किसी अंग में बीमारी हो रही है, तो समझ लो कि हमारे बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। तो योग साधना द्वारा हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही करते हुए हमारे सभी सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचाना है। और एक एक सेल का कार्य भगवान की योजना अनुसार होगा तो हमारे शरीर में कई बीमारी नहीं आएगी। सेल का एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, भगवत स्वभाव में लेके आना है। योग की व्याख्या ऐसी भी की जाती है कि मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना ही योग है। मानव आज मानव नहीं है, मानव चोला है, लेकिन स्वभाव दानव का है। 100% पूरे विश्व में 850 करोड़ मानव है, 850 करोड़ मानव है, लेकिन सभी के सभी आज दानव स्वभाव में, सभी के सभी दानव स्वभाव में। तो ये मानव को दानव स्वभाव से दोबारा मानव स्वभाव में लेके आने की विधि का नाम क्या है? योग। योग की एक सामान्य व्याख्या बनाई है कि मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आने की विधि का नाम है योग। समझ गए? तो योग द्वारा हम मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आएंगे, यानी भगवत स्वभाव में। और भगवत स्वभाव में लेके आएंगे तो क्या होगा? किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। भगवत स्वभाव में आया हुआ मानुष भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कालाबाजारी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। इंडिविजुअल लेवल से लेकर विश्व के लेवल तक कोई झगड़ा, मारामारी, युद्ध वगैरह नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर क्या होगा? विश्व शांति स्थापित होगी। क्या होगा? विश्व शांति स्थापित होगी। यानी पूज्य गुरुदेव जी का यही लक्ष्य है, आखिरी लक्ष्य है कि मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आकर विश्व शांति स्थापित करनी है।
और भारत को दोबारा विश्व गुरु पद पर विराजमान करना है, ये लक्ष्य है। और इसी के लिए ये प्रयोजन है, हरिद्वार से हरिद्वार तक योग लेके जाना है। क्या है? हरिद्वार से हरिद्वार तक योग लेके जाना है और सभी को मानव स्वभाव में लेके आना है। और इसीलिए असिस्टेंट टीचर बना रहे हैं और फिर यहाँ से वहाँ जाकर मुख्य टीचर बनेंगे और फिर अपने गली मोहल्ले में 10-15, 20 लोगों को योग सिखाएंगे, अपने बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में भी सिखाएंगे। तो एक समय आएगा, आप अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना करोड़ों लोग संख्या है, 150 करोड़ लोग संख्या है, इनको कब करेंगे? तो ये एक दिन होगा, एक दिन होगा। सभी समस्त मानव जाति दोबारा मानव स्वभाव में आएगी, विश्व शांति स्थापित होगी, एक संध विश्व बनेगा। एक संध विश्व माने कोई भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, अरब कंट्रीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब एक संध विश्व बनेगा। समय लगेगा 100 साल, 200 साल, 300 साल, लेकिन उनके पाइक हम होंगे। वो बनाने में एक छोटी सी कोई बड़ा टावर बन गया ना, उसमें से हमारी एक वीट लग गई, ऐसा समझ लो, एक वीट लग गई। जो विश्व हमारे नाती पोती जब देखेंगे वो गर्व से बोलेंगे, अरे अभी जो बाहर ये एक संध विश्व दिख रहा है ना, उसका जो बनाने के लिए हमारे दादा परदादा ने भी काम किया था, ऐसे बोलेंगे। तो यही करना है हमें, केवल आरोग्य ठीक नहीं रखना है। आरोग्य ठीक तो अपने आप रखेगा, वो साइड इफेक्ट है। योग साधना से आरोग्य अपने आप ठीक होगा, साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट कैसे पता है? नदी से पानी बहता है कि नहीं? नदी से पानी बहता है, नदी का उद्देश्य क्या है? समुद्र में मिलना है। लेकिन बाजू वाले जो पेड़ पौधे अपने आप हरे भरे होते हैं कि नहीं? ये कैसे, किसका साइड इफेक्ट है? नदी में पानी जो बह रहा है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? आजू बाजू वाले सब पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। उसको पानी देती है क्या नदी? नहीं दे, डायरेक्ट अच्छी नहीं देती है, ये साइड इफेक्ट है। तो योग करने से हमारा आरोग्य का ठीक होना, ये साइड इफेक्ट है। हमारा लक्ष्य क्या है? दोबारा हमें मानव स्वभाव में आना है। हमारा लक्ष्य क्या है? दोबारा मानव स्वभाव में, भगवत स्वभाव में आना है। आज हम दानव स्वभाव में है, तो योग का आखिरी लक्ष्य क्या है कि हमें भगवत स्वभाव में, यानी भगवान जैसा स्वभाव रखना है। किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। मानव के साथ, पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधे के साथ, किसी के साथ भी द्वेष भाव नहीं रखना है, तो हम भगवत स्वभाव में आएंगे। हमें पड़ोसी तकलीफ भी दे रहा है तो भी हमारा उसके प्रति प्रेम भाव ही होना चाहिए। हमें कोई, हमारे साथ कोई झगड़ा कर रहा है, उसके प्रति भी हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। हमें कोई तकलीफ दे रहा है तो भी हमारा भाव उसके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। तब जाकर हम मानेंगे कि वो व्यक्ति भगवत स्वभाव में आ गया। हमें कोई गालियां दे रहा है, मैंने कल उदाहरण बताया, सूरज को गालियां दे दो, सूरज प्रकाश, सूर्य किरणें वापस लेता है क्या तुम्हारे अंग से? क्योंकि वो भगवान है। क्या है? भगवान है। भगवान कैसा होता है? आप उसको गाली दे दो, उसकी स्तुति करो या निंदा करो, वो अपना काम करता रहेगा। वैसे हम बनना है, हमें उस प्रकार से बनना है कि भगवत स्वभाव में, कि कोई हमें गाली भी देता है तो भी हमारा उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव नहीं होना चाहिए। ये सब बनावट किसकी है? भगवान की है। भगवान जो बनाता है वो पवित्र होता है। भगवान जो बनाता है वो पवित्र होता है कि नहीं? गलत तो नहीं बनाता है कोई। फिर जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें तकलीफ दे रहा है वो भी भगवान की बनावट है, वो भी पवित्र है कि नहीं? लेकिन वो हमें तकलीफ दे रहा है, क्यों दे रहा है पता है? हमने कोई गलत काम किया है, भगवान को पता है उसका कि हमने, इस आदमी ने गलत काम किया है, तो भगवान उनको आदेश देता है। वो ओरिजिनल पवित्र ही है, भगवान की बनावट है भाई। तो भगवान उनको आदेश देता है कि ये व्यक्ति को थोड़ा सा पनिशमेंट देनी है,
तो उनके द्वारा पनिशमेंट हो रही है। तो जो आदमी अपने को तकलीफ दे रहा है, अपने से झगड़ा कर रहा है, वो आपको तब समझ आएगा कि वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। वो अपने से हमको तकलीफ नहीं दे रहा है। समझ में आया? वो तकलीफ क्यों दे रहा है? वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। इसलिए हमें उसकी तरफ देखना है पवित्र भाव से, क्योंकि वो स्वयं तकलीफ नहीं दे रहा है। वो स्वयं तकलीफ नहीं दे रहा है, वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। तब हमें जाकर हम भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। तो भगवत स्वभाव में लेके आना सबको, यही उद्देश्य है पतंजलि योगपीठ के माध्यम से स्वामी रामदेव जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का कौन सा लक्ष्य है? सारे विश्व के मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है। तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती है। युद्ध ही युद्ध होते रहेंगे, विश्व शांति दूर की बात है। और इसीलिए स्वामी जी बोलते, परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते, जिस दिन सारे विश्व के मानव का पेट ठीक होगा तब विश्व शांति स्थापित होगी। पेट ठीक होना चाहिए। तो विश्व शांति का मार्ग कहाँ से जा रहा है? पेट से जा रहा है। विश्व शांति का मार्ग कहाँ से जा रहा है? पेट से जा रहा है। ये बाहर कहीं कानून बनाने से, बातचीत करके ऐसे नहीं हो सकता है। सभी के पेट ठीक होने चाहिए। तो ये विश्व शांति का मार्ग पेट से जाता है सभी लोगों के। तो जब तक पेट ठीक नहीं होगा तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं होगी। और इसीलिए ये प्रयोजन है कि जगह जगह पर असिस्टेंट टीचर बनाना और अपने गली मोहल्ले में लोगों को योग की प्रति आकर्षित करना, और उसके माध्यम से पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब आपने अगर माहिरत्व प्राप्त किया और आप सुबह का 1 घंटा क्लास लिया और दिन भर आप घर घर जाकर या कहीं पेड क्लास शुरू करके आप पैसा कमा सकते हैं। हमारा कोई बंधन नहीं है। मैंने आज तक, मैं जैसे 22-23 साल से सिखा रहा हूँ, कई सारे शिक्षक आज करोड़पति बन गए। उन्हें क्लासेस निकाले पूरे मुंबई में, अपने अपने क्लासेस निकाले। कोई घर घर जाकर सिखा रहा है, वो लखोपति, कोई करोड़पति बन गए। तो ये भी हो सकता है जब असिस्टेंट टीचर बनेंगे। तो इसलिए सभी को, घर वाले को असिस्टेंट टीचर बनाओ और धीरे धीरे मुख्य टीचर बनेंगे। और जो बच्चा ज़्यादा माहिरत्व प्राप्त करेगा वो दुनिया के पटल पर चमकेगा। दुनिया के पटल पर वो अच्छा योग गुरु बन के करोड़ों के पैकेज में उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए सब लोगों ने असिस्टेंट टीचर बनना चाहिए। ये यशस्वी नगर में, यशस्वी नगर वाले को, ये यशस्वी नगर वाले लोगों के भाग्य है कि इतने नज़दीक आकर हम लोग ये टीचर्स बना रहे। तो उनका लाभ लेने के लिए आपने सबको प्रेरित करना है। ओम सभी को आज के दिन यही पर पूरा करेंगे। 8:30 बज गए। हाँ? चलता है थोड़ा इधर। आप भी कहाँ जल्दी आते हैं? हम तो 5 मिनट पहले आकर बैठते हैं यहाँ पर। आप लोग कोई 6 बजे आता है, कोई 6:05 को आता है, कोई 6:10 को, कोई 6:15 को, कोई 6:30 को आए। चलो ठीक है। तो हमें 2 मिनट, हाँ बोलो। देखिए, हम लोग यहाँ योग क्लास में आ रहे हैं। योग का अर्थ भी बताया